हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन पाठ के प्रश्नोत्तर, जो कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ है और ये 18वां पाठ यानी आपकी पुस्तक का आखिरी पाठ है। तो इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। जो कुछ हमने व्याख्या में पढ़ा वो आपका यहाँ प्रश्नोत्तर में फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? अंबेडकर जी जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक नहीं मानते थे। और क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि श्रम विभाजन किया गया था काम को सुचारू रूप से करने के लिए, और जाति प्रथा ये तो हमने जो श्रम विभाजन किया उसका एक कुरूप था। उसको हमने एक अलग ही रूप दे दिया कि हमने श्रम विभाजन किया और अब हमने उनको जातियों में बांट दिया, और फिर हम उन जातियों को ऊंचा और नीचा और गलत बताने लग गए। तो इसीलिए इसके बहुत से कुप्रभाव हुए। तो अंबेडकर जी इसको बिल्कुल नहीं मानते थे कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक है। तो अब इन्होंने क्या क्या तर्क दिए थे कि ये सब चीजें अलग हैं, इसको ये बताने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता? पाठ से उदाहरण देके समझाइए। तो आपको पाठ के उदाहरणों के साथ आपको बताना है कि ये दोनों चीजें अलग हैं, एक नहीं है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क। अंबेडकर जी ने निम्नलिखित तर्क दिया, आप उनको पॉइंट बनाकर ही लिखेंगे बच्चों। कोई भी प्रश्न का उत्तर पॉइंट बनाकर ही लिखना है आपको। पहला पॉइंट, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कराती है। अभी अगर हम जातियों में बांट देते हैं लोगों को, अगर जाति बना दी जाए तो वो केवल श्रम विभाजन नहीं करती, काम का बंटवारा नहीं करती, बल्कि लोगों का बंटवारा कर देती है, जो कि बिल्कुल सर्वथा गलत है। दूसरा, सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है। अगर आप किसी को श्रमिकों को बांट दें और सभ्य समाज, सब मतलब शिष्ट हो, पढ़ा लिखा समाज हो, उसको वर्गों में विभाजित कर दें तो वो बिल्कुल अननेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है। जो हमें भगवान ने नहीं किसी कैटेगरीज में बांट के पैदा किया, हम आदमियों ने इसको बना दिया, मनुष्यों ने बना दिया। तो ये बिल्कुल अननेचुरल, अस्वाभाविक इसकी प्रक्रिया है। तो ये जाति प्रथा श्रम विभाजन ठीक नहीं, एक नहीं हो सकता। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। और क्या उन्होंने कहा कि अगर आप जाति प्रथा करते हैं और श्रम विभाजन करते हैं तो श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के द्वारा नहीं होता। हमको क्या जो काम करने को मिला है उसमें हमारी रुचि है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो इस जाति में हैं तो हमको ये काम करना पड़ेगा। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का ये जो रूप है, इसमें हमारी रुचियों का उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए मनुष्य के प्रशिक्षण और निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह जन्म पर आधारित होता है। और हमारा पेशा कौन निर्धारित कर देता है? ये जो हमारे बैठे हैं पंडित लोग, समाज के ठेकेदार, इन्होंने निर्धारित कर दिया कि तुम पंडित तो तुम्हारे बच्चा ये करेगा, तुम शूद्र तो तुम्हारा बच्चा सफाई करेगा, तुम वैश्य तो तुम्हारा बच्चा दुकान पे बैठेगा। तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि हम क्या करेंगे? हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, ये हमें पता है। तो ये गलत है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक नहीं हो सकती। तीसरा तर्क क्या दिया उन्होंने? भारत में जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अभी जो जाति प्रथा के अनुसार हमारा विभाजन कर दिया गया, जातियों में बांट दिया गया, तो वो हमें जीवन भर करना पड़ता है। अगर मेरे पापा दुकान है उनकी, तो हमें जिंदगी भर दुकान करनी पड़ेगी। क्यों? मेरा मन है कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? लेकिन पहले का समाज कैसा था? जिसका घर में जो वंश परंपरा चली आ रही है वही हमको करना होता था। और हम भूखे मर जाएं लेकिन हम परंपरा नहीं बदल सकते, हम अपना पेशा नहीं बदल सकते। सुनार का बेटा कभी सड़क पे सफाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो सुनार के घर पैदा हुआ है। पंडित का बेटा भूखों मर जाएगा लेकिन कभी कोई मजदूरी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पंडित उच्च जाति में पैदा हुआ। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, जिसका कि विरोध करते हैं अंबेडकर जी। और उन्होंने कहा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक नहीं हो सकता। ये 3 तर्क दिए, आपको ये बातें पॉइंट बना के लिखनी है। पेशा हमारी रुचि के अनुसार नहीं होता, हम हमेशा के लिए एक पेशे में बदल जाते हैं, हम पेशा बदल नहीं सकते। और दूसरा, पेशा हमारी क्षमता पर निर्धारित नहीं होता। हम क्या करना चाहते हैं, हम में कितनी ताकत है, ये हमें कुछ नहीं पता। हमें जन्म से बांध दिया जाता है कि तुम तो इसमें पैदा हुए हो तो तुम्हें यही करना। प्रश्न 2 देखिए, जाति प्रथा तथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है?
अभी जाति प्रथा जो है वो हमारे समाज में बेरोजगारी लाती है, बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बनती थी पहले के समय में। वही वाली बात कि आप तो जिस जात में हैं आपको वही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा अगर आप कोई काम करने चले तो आप नहीं कर पाएंगे, और आप नहीं कर सकते तो आप भूखो मरो, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या ये था, और था तो क्या अभी भी है, ये आपको लिखना है। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बनती रही है, शुरू से बनती रही है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे में बांध दिया जाता है। इस निर्णय में व्यक्ति की रुचि, योग्यता, कुशलता का ध्यान नहीं रखा जाता। वही बातें हैं बच्चों, केवल शब्दों को अतलट पलट कर आपको लिखना है। उस पेशे से गुजारा होगा या नहीं, इस पर भी विचार नहीं किया जाता। अभी आपको सफाई का, आप शूद्र जात में पैदा हैं, आपको सफाई का काम दिया गया। अब आपका घर परिवार बड़ा है, आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं और घर में लोग रहते हैं, अभी सफाई के काम से आपका गुजारा होगा कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। आप लेकिन दुकान नहीं खोल सकते, क्यों? क्योंकि आपने शूद्र जात में किया, आपने दुकान खोली तो आप किस दुकान से कोई सामान नहीं लेगा। ये पहले का समय था। तो क्या होता था, इस कारण भुखमरी की स्थिति आ जाती थी। इसके अतिरिक्त संकट के समय भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। संकट का समय, किसी का दुकान बर्बाद हो गई, कोई मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई अकाल पड़ गया, कोई बाढ़ आ गई, आपकी दुकान सब चली गई। अब आप मजबूर हैं, क्योंकि आप तो वैश्य हैं, आप और कोई काम कर ही नहीं सकते, आप सफाई का काम नहीं कर सकते, तो आप पैसे कमा नहीं सकते, मरो भूखे। आप पंडित नहीं है तो आप किसी घर पूजा नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि आप तो पंडित जात नहीं है, और आपको भूखे मरना आपको मजबूरी है आपकी। तो हम आपातकालीन स्थिति में भी हमें पेशा बदलने की अनुमति नहीं थी। ये बिल्कुल गलत था। भारतीय समाज पैतृक पेशा अपनाने पर ही जोर देता था। क्या कहता था? जो तुम्हारे पापा जी करते आ रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, वही तुमको करना पड़ेगा। उद्योग धंधों के विकास प्रक्रिया व तकनीक के कारण कुछ व्यवसायी रोजगारहीन हो जाते थे। अभी उद्योग धंधे नहीं है तो व्यवसाय नहीं होता था लोगों के पास, कोई काम धंधे सब बंद पड़ जाते थे। अतः यदि व्यवसाय न बदला तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। अभी व्यवसाय आपने नहीं बदला तो क्या होगा? बेरोजगारी हो जाएगी। मान लीजिए कोई इंजीनियर बन गया, आजकल बच्चे करते हैं, कोई इंजीनियर बन गया, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही, या मिल भी गई तो कम पैसे की मिल रही। तो आजकल के बच्चे इतने तेज हैं, इतने बुद्धिमान बच्चे हैं कि वो सोचते ठीक है हम क्यों इंजीनियरिंग करके हम किसी की नौकरी करें, वो अपना स्टार्टअप खोल देते हैं। पहले ऐसी कोई अनुमति नहीं थी, आप अपना कोई काम नहीं कर सकते थे। आज भारत में स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार व विश्वव्यापी परिवर्तन से जाति प्रथा के बंधन काफी ढीले हो गए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी अगर आपको घर में पूजा करानी है तो आप पंडित ही ढूंढ के लाएंगे, आप कोई वैश्य या शूद्र ढूंढ के नहीं लाएंगे। तो हमारे बंधन ढीले हुए हैं, लेकिन आप कहें कि खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। बदलाव, बहुत कुछ बदलाव आया, और सब बदलाव आशावादी बदलाव है, अच्छे बदलाव हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। आज लोग अपनी जाति से अलग पेशा भी अपनाते हैं, अलग जाति में विवाह भी करते हैं, अलग जातियों के तरह काम भी करते हैं। उनको अभी जाति धर्म से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन पूरी तरह समाप्त हो गया ऐसा। प्रश्न 3, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, समझाइए। अभी आपको ये बच्चों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेखक ने दास्ता शब्द को एक्सप्लेन किया है। आपको भी पुस्तक में पढ़ करके दास्ता शब्द को एक्सप्लेन करना है। दास्ता किसे कहते हैं? लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता नहीं कहा जा सकता। केवल हम किसी के अंदर दास बन के, किसी ने हमें स्लेव बना लिया, केवल वही दास्ता नहीं होती। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। जैसे जो पहले जाति प्रथा थी उसमें हम दास थे, हमें समाज ने अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया। अब हम अपने वर्ग से हट करके कोई काम नहीं कर सकते थे, हम दास बन चुके थे। तो ये दास्ता थी। आज ऐसा नहीं है। आज हम जो मेरा मन करेगा वो हम करेंगे, जो मेरी क्षमता है वो करेंगे, जिसमें मुझे अच्छा लगता है मैं वो काम करूंगा और वो काम मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो दास्ता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। अगर हम किसी के बताए हुए नियमों में चलना पड़ रहा है, हमको, हमें छूट नहीं है कि हम अपनी मर्जी का कुछ काम कर सकें, तो वो भी दास्ता के अंतर्गत आता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जाती है। अभी कानून की कोई पराधीनता नहीं, लेकिन फिर भी यह स्थिति पाई जाती है कि हमको किसी के अंडर में काम करना। आज भी नौकरियां जो है वो एक तरीके की दास्ता है। हम लोग बात करते करते बोलते हैं ना, अरे भाई हम तो नौकर हैं, हमें तो जो कहा जाएगा वो हम करेंगे, जो ऑर्डर मिल गया वो हमें करना है। आप अपनी मर्जी हर जगह नहीं चला सकते।
तो हम दास हैं। कानूनी पराधीनता को ही दासता नहीं कहते। दासता वो भी होती है जो हमें जबरदस्ती ओढ़नी पड़ती है, किसी के द्वारा जबरदस्ती हमें दबाया जाता है। चौथा प्रश्न, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद समता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क है? बच्चों, इसका एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक तरफ तो वो समता की बात करते हैं और दूसरी बात वो कहते हैं कि परंपरा और हमारा जो उत्तराधिकार है, सामाजिक उत्तराधिकार है, वो असमान है। किसी के पिताजी से बहुत जमीन जायदाद मिल गई है, पैसा रुपया मिला है, हमारे पिताजी के पास नहीं था, तो हम असमान हो गए ना। हम समान तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी समाज में हमको समान माना जाता है। तो क्या ये समानता प्रैक्टिकल है? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये व्यवहार रूप में ये संभव नहीं है। हम सब समान नहीं हो सकते, हम सब अलग हैं एक दूसरे से, व्यवहार में, नेचर में, क्षमता में, पैतृक प्रॉपर्टीज के मामले में, वंश परंपरा में हम सब लोग अलग हैं। लेकिन फिर भी सरकार को एक व्यवहार सिद्धांत समता का मानकर चलना पड़ता है। उसके पीछे क्या कारण है वो आपको लिखने हैं। अगर हम शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह करते हैं, क्योंकि समाज को अपने सभी सदस्यों को अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि एक आइडियल समाज, एक आदर्श समाज बने, तो हमको लगभग सबको समान मानना पड़ेगा। और क्या, क्यों? क्योंकि हमें अगर कोई नियम लागू करना है तो हमको सबको समान मान करके ही नियम लागू करना पड़ेगा। राजनीति में आपको कोई भी निर्णय लेते समय सबको समान मानना पड़ता है, तभी आप अपना समाज चला सकते हैं, वरना आप समाज में कोई नियम नहीं बना पाएंगे। जब उन्हें आरंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं, व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए। अभी हम विकास कब करेंगे? जब हमें बराबर का अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पैसे वालों को ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें भी अपॉर्चुनिटी है, हमें भी मौका है कि हम आगे बढ़कर के साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो जब सबको समान अवसर, समान सुविधाएं मिलेंगी, तब हम तरक्की कर सकते हैं, हम विकास कर सकते हैं। उनका तर्क है कि उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्ग बाजी मार ले जाएगा। अभी अगर आप उत्तम व्यवहार की बात करें तो जो उच्च वर्ग है वो तो आगे बढ़ जाता है। अतः सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। अगर कुछ नियम बन रहा है और उसको पैसे के अनुसार बांट दिया या जाति प्रथा के अनुसार बांट दिया, तो जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं या जाति में या पैसे वाले वर्ग है वो तो आगे निकल जाएगा, गरीब पीछे पिछड़ जाएगा। तो ये एक समान नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? सबको समान मानना पड़ता है। समान मानने के बाद भी, नियम समान होने के बाद भी, क्या आपको क्या लगता है कि सबको एक बराबर मौके मिलते हैं? नहीं मिलते बच्चों। जिनके पास थोड़ा भी पैसा है वो जुटा करके, लोन लेकर के किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर जो गरीब है उसका बच्चा तो किसी दुकान में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाके बर्तन धोता है, नहीं पढ़ने जा पाता, वो 5वीं तक भी नहीं पढ़ पाता। तो क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, उसकी वंश परंपरा नहीं है, तो उसको ये काम करना पड़ता है। पर सरकार की तरफ से समान अवसर है। अगर वो चाहे या कहीं से कुछ वो कर सके, कोई सुविधा उसको मिल सके, तो वो बढ़ सकता है। नियम एक है। अगर हम नियम भी असमान बना देंगे तो कैसे कोई आगे तरक्की करेगा? देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए समता का व्यवहार सिद्धांत सरकार को कानूनी रूप में मानना पड़ता है, और जब राजनीति में कोई नियम बनते हैं तो इसी समता के आधार पर बनते हैं। बहुत डिटेल्ड आंसर आप इस पे लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि से तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अभी यहाँ पहले प्रश्न समझिए। अंबेडकर जी ने सच में भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत, भावनात्मक रूप में हम सब समान हैं। अगर किसी को कहा जाए तुम तो गरीब बाप के बेटे हो, तुम्हें ये नहीं मिला हो, तो कितनी भावनाएं हमारी आहत होती हैं। तो भावनात्मक रूप से हम सब समान हैं। और जातिवाद का उन्मूलन चाहा। उन्मूलन मतलब जड़ से निकाल के फेंक देना कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। क्यों जाति? सब एक जाति है। हम मनुष्यता की जाति अपनाएंगे, हम भारतीयता की जाति अपनाएंगे, और इसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियां और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया। और उन्होंने इसके लिए क्या रीजंस दिए, तर्क क्या दिया? कि भौतिक स्थितियां सबकी सेम हैं, जीवन सुविधाएं सबको बराबर मिलनी चाहिए। अभी कोई कहे पैसे वालों को तो हम 10 बाल्टी पानी देंगे, गरीब को हम 1 बाल्टी पानी देंगे, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सबको एक मिनिमम जो टैक्स देना पड़ता है, वाटर टैक्स, वो सबको देना पड़ता है। बिजली का मिनिमम वाटर टैक्स सबको देना पड़ता है। अब बाकी आपके ऊपर, आप जितनी खर्च करोगे आप उतनी पैसे दोगे। ऐसा नहीं है कि गरीब को ज्यादा कम देना पड़ रहा है और अमीर को ज्यादा देना पड़ रहा है, या अमीर को कम देना पड़ रहा है, गरीब को, ऐसा कुछ नहीं। तो नियम एक है सबके लिए।
तभी आप एक आइडियल समाज बना सकते हो। तो उन्होंने इसके तर्क दिए। क्या आप सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं। अम्बेडकर ने भावनात्मक सम्मति की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा। जातिवाद का उन्मूलन मतलब जड़ से खत्म कर दो, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया। हम उनकी इस बात से सहमत हैं। आदमी की भौतिक स्थितियां उसके स्तर को निर्धारित नहीं करती। भौतिक मतलब फिजिकल कंडीशंस। हमारी फिजिकल कंडीशन क्या है? हमारे पास घर है कि नहीं, हमारे पास गाड़ी है कि नहीं, हमारे पास बंगला नहीं। अरे गाड़ी बंगला हमारी स्थिति को निर्धारित नहीं करती। नहीं है तो भी हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम देश चला सकते हैं, हमारे पास कुछ ना हो तो ये किसी भी चीज को निर्धारित नहीं करती। जीवन जीने की सुविधाएं मनुष्य को सही मायने में मनुष्य सिद्ध करती हैं। हमारे पास जो जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं उससे हम मनुष्य बनते, पर हम ऊंचे नीचे नहीं हो जाते। व्यक्ति का रहन सहन और चाल चलन काफी हद तक उसकी जातीय भावना को खत्म कर देता है। अभी हम ठीक ठाक जी रहे हैं, रहन सहन है, रोटी खा रहे हैं, पेट भरा है, हम अच्छी नींद सोते हैं, बस काफी है, इतना ही काफी है और यही समानता है। अब आप इसके अलावा आपके पास बंगला 4 बंगले हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम देश के लिए कानून के आगे सब बराबर है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो न्यायपालिका है, न्यायालय में वो तराजू है, यानी बैलेंस है, सब कुछ संतुलित होना चाहिए। एक का भी पलड़ा भारी हुआ तो गड़बड़ है। न्याय कब होगा? जब दोनों पलड़े बराबर होंगे, हर आदमी बराबर होगा, तभी न्याय हो पाएगा। तो यहाँ उन्होंने उसको हटाने की बात करी, जाति प्रथा को, और हम उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। प्रश्न 6, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है या नहीं? अभी जब उन्होंने भ्रातृता की बात करी तो बच्चों, भ्रातृता मतलब भाई लोग, हम सब भाई भाई, तो बहनें कहाँ जाएंगी, औरतें कहाँ जाएंगी? तो यहाँ उनके इस शब्द को जो क्रिटिक्स होते हैं, आलोचक होते हैं, वो जरूर बदमाशी करते हैं। वो कोई ना कोई शब्द को लेकर के पकड़ के बात पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भ्रातृता मतलब क्या, केवल आदमियों की बात की जा रही है, औरतों की बात नहीं की जा रही है? तो अब यहाँ पूछ रहे हैं क्या की है या नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत है? यदि नहीं तो आपका क्या शब्द उचित समझेंगे? तो आपको बताना है। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से भ्रातृता एक है। इसको रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया। यहाँ भ्रातृता का मतलब केवल भाई मतलब आदमी से मतलब नहीं है, भ्रातृता मतलब सब, जितने जीव जंतु सब है, सब भाई भाई हैं, हम सब एक बराबर हैं, हम भाई बंधु समझते हैं। आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया गया है। लेखक समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बनता है। उसने आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को शामिल किया। भ्रातृता शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारा। इसका शुद्ध शब्द क्या है, अर्थ क्या है? भाईचारा। ये पूरी तरह से सही है, ये शब्द बिल्कुल सही है, इसके अलावा और कोई शब्द उचित नहीं हो सकता। समाज में भाईचारे के सहारे संबंध बनते। समाज में हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं? एक दूसरे का ध्यान रखे हुए रहते हैं। हमारा परिवार होता है तो हम माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, रिश्तेदार, सबका ध्यान रखते हैं। तो अगर हम बिल्कुल नहीं, हम तो अब बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, हम अब अलग रह गए। और ऐसा है, बाहर के जो देश हैं उनमें ऐसा है, बच्चे जहां 18 साल के हुए वो माता पिता से अलग हो जाते हैं, माता पिता अलग रह रहे होते हैं, तो उनका समाज आपस में संबंध नहीं है। हमारा समाज कैसा है, हमारा भारतीय समाज कैसा है? हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आती है, हम जुड़े हैं, हमारे अंदर भाईचारा है, हम मिलजुल कर रहते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। और अगर समाज में यहाँ कोई परिवर्तन हुआ, अच्छा बुरा जैसा भी, तो इसका प्रभाव इस कोने तक पहुंचेगा। यानी भारत के हर कोने तक एक कोई परिवर्तन होता है, वो पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचा तो भाईचारा किस बात का? तो अगर कोई नियम बनाया, सरकार ने बनाया, तो दिल्ली सेंटर पॉइंट है, वहां से पूरे भारत में उसका प्रभाव पहुंचेगा। और इसी को भाईचारा कहते हैं। ये नहीं कि हम तो दिल्ली में विकास किया तो हम दिल्ली में ही करेंगे, हम कहीं और नहीं करेंगे। इस समय गांव गांव में बिजली पहुंची है। अगर ऐसा होता तो पैसे वालों के पास बिजली होती, हमारे पास नहीं होती। लेकिन सरकार ने जीवन की जो उपयोगी सुविधाएं हैं वो सबको दी हैं। फोन जो है वो जरूरी चीज नहीं थी। पहले पैसे वाले लोग फोन रखा करते थे, अब हर आदमी के पास है। झाड़ू लगाता हुआ भी आदमी के पास फोन है। तो सुविधाएं, कोई नया विकास तब होगा जब एक जगह से दूर तक उसका बात का प्रभाव पहुंचे सबके पास। वो कैसे पहुंचेगा? भाईचारे से। ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, और बात फैल जाएगी। तो इसको कहते हैं भाईचारा, जिसको उन्होंने शब्द दिया भ्रातृता। और इसके अंदर स्त्रियां भी सम्मिलित हैं। क्यों? क्योंकि समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है। तो केवल यहाँ पर पुरुषों की बात नहीं की गई, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों की बात की। यहाँ पे बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम कुछ
अन्य प्रश्न देखते हैं जो छोटे छोटे हैं, वही बातें हैं, आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बात को घुमा फिरा करके। तो प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न है, अंबेडकर की कल्पना का समाज कैसा होगा। अब यहां पर आपको वो तीनों बातें लिखनी है। अगर वो 3 हाइलाइटेड वर्ड्स आपने लिख दिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित, सभी को विकास करने के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा, समाज में कार्य करने वाले को सम्मान मिलेगा। यानी आपने जो कुछ इसमें पढ़ा उसको शॉर्ट में आप इसमें लिख देंगे। 2 नंबर का प्रश्न तो 2 पॉइंट बना दीजिए, 3 नंबर का प्रश्न तो 3 पॉइंट बना दीजिए, और आप आगे पीछे उसको एक्सटेंड करके अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। मनुष्य की क्षमताएं किन बातों पर निर्भर करती हैं। अब हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बातों पर करती, जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। पहली बात तो जाति प्रथा पर निर्धारित नहीं करती, हमारी शारीरिक वंश परंपरा पर, हम हेल्दी हैं कि नहीं उस पर हमारी कैपेसिटी निर्धारित करती है। हमें अपने वंश परंपरा से उत्तराधिकार में क्या मिला, माता पिता से क्या मिला, इस पर हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी यानी हमारी क्षमता निर्धारित होती है। माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञान अर्जन आदि उपलब्धियों के लाभ पर, यानी माता पिता पढ़े लिखे तो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, माता पिता अनपढ़ हैं तो बच्चे कम पढ़ पाएंगे। जरूरी नहीं है, ये एक्सेप्शन सब जगह है बच्चों। बिल्कुल अनपढ़ माँ बाप जिन्हें काका का ABCD भी नहीं आती, उनके बच्चे IAS ऑफिसर भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। अभी सबको समान अवसर हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि रिक्शे वाला की बच्चा रिक्शा ही चलाएगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारी क्षमताएं हमारे माता पिता के द्वारा दी गई वंश परंपरा के आधार पर चलती हैं। फिर मनुष्य के अपने प्रयत्न, हम कितनी मेहनत करते हैं इस पर निर्भर है। हमारे पास सब कुछ हो, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या क्या जरूरी है, वंश परंपरा, हमारे उत्तराधिकार और हमारे अपने प्रयत्न, ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप अपने पॉइंट्स में लिखें। दूसरा प्रश्न, लेखक ने जाति प्रथा की किन बुराइयों का वर्णन किया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बुराइयां पूछी गई। जाति प्रथा से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी। एक तो श्रमिक विभाजन कर दी, जाति प्रथा श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिक विभाजन कर दी। श्रम विभाजन बच्चों, श्रम विभाजन, श्रमिक विभाजन समझ में आ रहा होगा। जैसे आपकी कक्षाओं में एक को मॉनिटर बना दिया, एक को हमने लाइब्रेरी मॉनिटर बना दिया, एक को कल्चरल एग्जीक्यूटिव बना दिया। हम अलग अलग काम बांट देते हैं, वो बच्चे अलग अलग कक्षा में काम देखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो मॉनिटर बना है वो बहुत अच्छा अलग हो गया, हाई क्लास हो गया। ये मॉनिटर बना है, कल दूसरा भी मॉनिटर बन सकता है। तो केवल काम बांटा गया है, आदमियों को नहीं बांटा गया। और कई बार होता है मॉनिटर्स अपनी दादागिरी दिखाते हैं कि मैं तो मॉनिटर हूं, जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहां गलती, और वही प्रॉब्लम होती, बच्चे बोलते क्यों, तुम क्यों करोगे, हम जा रहे हैं मैम से बात करने। तो यही हमारे समाज में होता आया। हमने श्रम का विभाजन किया था, लेकिन समाज की कुप्रथाओं ने उसको श्रमिक विभाजन कर दिया, जाति प्रथा में बांट दिया। उससे क्या हुआ, ऊंचा नीचा स्तर हो गया, हमारे अंदर भेदभाव, ऊंच नीच आ गई। फिर यह जन्म के आधार पर पेशा तय करने लगा। अभी यह कह दिया गया तुम तो इस कैटेगरी में पैदा हुए, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तो जन्म के आधार हमारा पेशा हमें दे दिया गया। पेशा हम अपनी रुचि के अनुसार नहीं कर पाते थे। पेशा हमारे लायक है या नहीं, हम पेशे के लायक है नहीं, हमें वो काम करना ही पड़ता था। अगर कोई संकट की स्थिति आ गई तो हम पेशा बदल नहीं सकते थे, भूखों मर जाएंगे लेकिन हम पेशा नहीं बदल सकते थे। तो ये सभी उसके कुप्रथाएं हैं। और जाति प्रथा के कारण थोपे हुए जो बिना रुचि के हमें पेशा करना पड़ता था। और क्या होता था, उससे जब हम बिना मन के काम करते थे तो काम अच्छा नहीं होता था, धीरे धीरे बेरोजगारी आती थी, हमारे पैसों की कमी हो जाती थी, देश भी विकास नहीं कर पाता था। तो किसी विकसित और आदर्श समाज के लिए क्या जरूरी है कि हम जातियों में बटे हुए ना हों, हम अपनी मन से, अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से अपना पेशा चुन सकें। हमें पेशा बदलने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और भ्रातृता होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो सब तक पहुंचे। प्रश्न 4, लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है। अभी लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं बच्चों, जो कॉमर्स वाले बच्चे उन्होंने पढ़ी होगी। लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, ये एक जीने की तरीका है। वस्तुतः यह सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र क्या है, कोई एक पद्धति नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, ये एक तरीका है, ये कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। ये क्या है, ये एक पद्धति, एक तरीका, एक सिस्टम है। हम साथ में इतने सारे लोग देश के एक साथ रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीका है किसी एक सोसाइटी को एक साथ चलाने का। इसमें हम क्या करते हैं,
अपने सभी सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। हम सब बातें सबको बताते हैं। इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसमें हमें एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ सम्मान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए उसके साथ, और उसके साथ प्यार होना चाहिए। वही भ्रातृता, अगर भ्रातृता नहीं है तो अच्छा समाज नहीं चल सकता। आपस में लोग लड़ते मरते, और होता है धर्म के नाम पे लोग बेमतलब लड़ रहे हैं, कितना पैसा, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अरे तुम अपने में जियो, हम अपने में जिएंगे, आराम से तरक्की करो, नए नए ईजाद करो, नया नया करो, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ फायदा होगा। लेकिन नहीं, युद्ध लड़ रहे हैं। अगर आप आदर्श समाज चाहते हैं तो आपको भ्रातृता, समता और स्वतंत्रता का पालन करना होगा। ये 3 शब्द याद करिए बच्चों, और कोई भी प्रश्न आए उसके उत्तर में आप ये 3 पॉइंट बना करके उसको लिख दीजिए। किसी भी एक पॉइंट में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि इसको पता है कि इस पाठ में क्या खास था। इन सभी पॉइंट्स, इन सभी शब्दों को हाईलाइटेड लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में करके, अंडरलाइन करके लिख दीजिए। आपको दूसरा पेन यूज करने की अनुमति नहीं होती है एग्जाम में, एक ही कलर यूज कर सकते हैं, तो आप इसमें उसको अंडरलाइन कर दीजिए। 5वां प्रश्न, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा कैसे बाधक है? अगर हम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक, अपना फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहते हैं तो जाति प्रथा में अगर आप बटे होंगे तो क्या क्या नुकसान होंगे? भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिला पेशा ही अपनाना पड़ता है। अब जाति प्रथा में होंगे तो जो हमारे पिताजी कर रहे हैं हमें वही काम करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, ना तो हमारी रुचि होगी, हमारे ऊपर थोपा गया पेशा होगा, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। बिना रुचि के काम करेंगे तो वो काम अच्छा नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होगा तो देश का विकास अच्छा नहीं होगा, हमें पैसे कम मिलेंगे। तो अगर हमें जाति प्रथा में बांट करके काम करवाया जाएगा तो हम कभी भी फाइनेंशियली तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर हमको आर्थिक रूप से विकसित होना है तो हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम जो मर्जी आए वो हम पेशा चुने, जैसे चाहे हम वो काम करें, हमें सुविधाएं मिलती रहे और हम उसमें तरक्की करें, हम कुछ नया करके दिखाएं। हमारे अंदर एकाग्रता नहीं होगी, यानी हम फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। हम जिस काम में हमारा मन लगता है हम उसमें फोकस कर पाते हैं। हम आर्टिस्ट हैं तो हम आर्ट का ही काम करना है। नहीं, पिताजी तो कहेंगे नहीं चलो तुम्हारा रिक्शा चलाने का काम, जाओ रिक्शा चलाओ, तो हमारा आर्ट में क्या ध्यान जा पाएगा? तो हमें अपनी मर्जी का काम करने की अनुमति होनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से आर्थिक हानि होती है और उद्योगों का विकास नहीं होता। और जब हम अपनी मन मर्जी से काम नहीं करते तो हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनका विकास नहीं हो पाता। तो हमें अगर उद्योगों का विकास करना है तो हमें अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति या स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं बच्चों, हमें बहुत सी स्वतंत्रता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के अलावा कुछ भी बोल सकते हैं। आप कहीं भी धरना दे सकते हैं, आप कहीं भी जुलूस निकाल सकते हैं, आप अपनी मन की बात कह सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और सरकार सुनती है, आपकी बात को सुनती है। जब राजा महाराजाओं का समय था उस समय किसी की बात नहीं सुनी, जो राजा ने कह दिया, जो राजा का हुक्म, फांसी चढ़ा दो तो फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। यह सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए, इसको लोकतंत्र कहते हैं। अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं और क्यों? अभी समता, उनके हिसाब से समता क्या है? अंबेडकर के अनुसार समता को कल्पना की वस्तु, वो कह रहे हैं समता कल्पना की वस्तु है। काल्पनिक रूप में हम मान सकते हैं कि सब समान है, जबकि सब समान नहीं होते। हर व्यक्ति समान नहीं होता, वह जन्म से, सामाजिक स्तर से, वंश परंपरा से अलग होता है। सामाजिक स्तर के हिसाब से वह अपने प्रयत्नों के कारण भिन्न और असमान हो सकता है। पूर्ण समता काल्पनिक स्थिति, पूर्ण समता सब एकदम बराबर, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये काल्पनिक है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी समाज का विकास करना चाहते हैं, राजनीति रूप में आपको सबको समान मानना पड़ता है। इसको कहते हैं समता का व्यवहार्य सिद्धांत। अभी बच्चों व्यवहार्य शब्द लिखकर देख लीजिएगा। हाँ, समता का अर्थ है सबको बराबर मानना और सबको बराबर सुविधाएं देना, सबको बराबर अवसर देना। आप सबको अवसर तो देके देखिए, हो सकता है कोई निम्न जाति का भी बहुत अच्छा निकल जाए। तो समान अवसर, समान सुविधाएं, ये समता है। नियम के लिए सबको समान मानना पड़ता है, समता का व्यवहार्य सिद्धांत। प्रश्न और है, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? अभी जाति प्रथा और श्रम विभाजन में मुख्य अंतर क्या है? जाति विभाजन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। जाति प्रथा क्या करती है? काम ही नहीं बांटती, लोगों को बांट देती है। और सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों को वर्ग में विभाजन आवश्यक नहीं। आप काम का विभाजन तो बहुत जरूरी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काम को बांटना ही पड़ता है। लेकिन काम बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बांट दो, आप जात पात कर दो, आप ऊंच नीच कर दो, भेदभाव कर दो। और यही दोनों का बुनियादी अंतर है। जाति प्रथा में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन श्रम विभाजन में ऊंच नीची और भेदभाव की कहीं बात नहीं होती। वहां केवल काम को अच्छे ढंग से करने के लिए हम श्रम का विभाजन
करते हैं। जो यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपने देखे, बात वही है। इसके मुख्य पॉइंट्स मैं आपको दूंगी नोट्स में, और आप उन पॉइंट्स को मतलब ध्यान में रखते हो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। लेकिन बच्चों, जो भी इसके कीवर्ड्स हैं उनको याद रखेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और उन कीवर्ड्स को जरूर यूज करेंगे अपने प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न 2 नंबर का आए या 3 नंबर का, अगर आपने उन कीवर्ड्स को लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए और अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। गुड लक, गुड बाय।